गुड मॉर्निंग दोस्तों। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। क्रैक यूपीएससी सीएससी इन हिंदी विद अस, द टॉप एजुकेटर, क्वालिटी कंटेंट, ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं आप सभी के साथ मयंक द्विवेदी जुड़ चुका हूँ, आप सभी जुड़े। क्रैक यूपीएससी सीएससी विच इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे आप सभी का स्वागत है। चलिए देखिए दोस्तों, आपको अनअकैडमी के साथ में डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस, जहां आपको प्लस और आइकॉनिक प्लेटफॉर्म पे बेहतरीन टीचर्स के साथ आपको क्लासेस मिलती हैं। दोस्तों अनअकैडमी का लर्निंग ऐप दुनिया का सबसे बेहतरीन ऐप माना जाता है, जहां आपके बहुत सारे एजुकेटर दिन भर क्लास लेते रहते हैं, लेकिन मेरी क्लास का टाइम है 3 to 5 PM। तो आप सभी यहाँ जुड़ेंगे दोस्तों। मेरा परिचय, मैं आप दिल्ली में ज्ञानवर्ध अकेडमी का डायरेक्टर, 9 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस, हिमालयन पब्लिकेशन का चीफ एडिटर, और मेरा टेलीग्राम चैनल है अनअकैडमी _मयंक द्विवेदी। दोस्तों मैं 20 स्टूडेंट के साथ में हमेशा हर साल एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म तैयार करता हूं, जहां वो प्रीलिम्स के एग्जाम्स, मेंस के एग्जाम और इंटरव्यू देते हैं। खासतौर से देखें दोस्तों, प्लस कोर्स पे आप देखें 12 महीने की जो फीस है वो है 49,500 रुपये, लेकिन इसे 10% डिस्काउंट के साथ आप सभी को मिलता है 44,550 रुपये। वहीं आप देखेंगे 24 महीने की फीस 72,000 है, जो आपको 10% डिस्काउंट के साथ में 64,800 में मिलती है। 36 महीने की फीस आपको 10% डिस्काउंट के साथ में आपको 81,000 रुपीज़ में मिलती है दोस्तों, और उसके लिए आप सभी को इस्तेमाल करना होगा मेरा प्रोमो कोड। तो आप सभी दोस्तों जुड़ें। आइकॉनिक प्लेटफॉर्म एक शानदार प्लेटफॉर्म है, जहां पे आपको पर्सनल कोच मिलता है, डेली MCQs कुछ मिलते हैं, स्टडी प्लान मिलता है, पर्सनलाइज्ड फीडबैक मिलता है आप सभी को दोस्तों, जिसकी फीस जो आपको एक्स्ट्रा देनी है वो है 69,500 दोस्तों। इसमें 10% का डिस्काउंट आपका हो जाता है। 12 महीने की फीस है 62,550 रुपये। तो आप देखेंगे एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म, जहां एक 24 महीने की फीस 1,07,000 रुपये, तो 96,300 रुपये आपको एडमिशन में देना है। 1,41,000 36 महीने की फीस है, तो 1,26,900 रुपये जो है आपको 10% डिस्काउंट के साथ आपको क्या देनी है, ठीक है, ये फीस जमा करनी है दोस्तों। चलिए मेरा प्रोमो कोड आप सभी याद रखिएगा। अनअकैडमी की किसी भी परीक्षा पद्धति में भाग लेने के लिए आप इस प्रोमो कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। मैं आप सभी के साथ पढ़ रहा हूँ बलवन। आज मध्यकालीन इतिहास में एक बेहतरीन टॉपिक है बलवन, जिसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण आपका है ये टॉपिक, तो आप सभी इसे देखेंगे और अक्सर प्रश्न आता है दोस्तों। गुलाम वंश है ना, हम लोग देखेंगे गुलाम वंश में एक टॉपिक है ना, गयासुद्दीन बलवन, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, बलवन के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो इसमें सबसे पहली चर्चा हम लोग देखेंगे कि यह एक अमीर था, मतलब जैसे तुर्कानी चहलगामी आपने देखा, आपने सुना होगा, इल्तुतमिश के समय में तुर्कानी चहलगामी का प्रचलन हुआ, ठीक है। शुरू करते हैं यहीं से। तुर्कानी चहलगामी, इसी को चालीसा भी कहा गया, ठीक है, इसी को 40 अमीर भी कहे गए, ठीक है ना। तो ये उसी अमीर का एक भाग था। लेकिन अगर आपसे बात कहें तो इल्तुतमिश ने, है ना, यह इल्तुतमिश का गुलाम था, राइट। इल्तुतमिश ने इसे खरीदा था, यह एक दास था, यह है ना इल्तुतमिश का दास या गुलाम कह सकते हैं आप, राइट, है ना। तो इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद वंश परंपरा शुरू हो जाती है। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक चीज़ें बहुत बेहतरीन शुरुआत होती है, जिसे बलवन बहुत स्थिरता के साथ शासन को लेके चलता है। और इसका दूसरा जो परिचय देखेंगे तो नासिरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश का पुत्र था। कौन था? नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन महमूद किसका पुत्र था? इल्तुतमिश का, ठीक है। अब इसके शासनकाल में इसने बलवन को क्या किया था, है ना, बलवन को नायब मुमलकात का पद दिया था। नायब मुमलकात का पद इसने दिया था, राइट, है ना। तो देखिए दोस्तों, इस समय क्या होता था, अब जैसे अगर हम लोग थोड़ा सा पढ़ लें नासिरुद्दीन के बारे में भी, है ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्या हुआ कि एक गुलाम जो है वो शासक बन जाता है, ठीक है ना। जैसे नासिरुद्दीन महमूद क्या था, देखिए, यह एक सरल स्वभाव का व्यक्ति था, है ना।
सरल स्वभाव का। सरल स्वभाव का व्यक्ति था। और इसका जो दरबारी है जिसने इसके बारे में बताया है, उसका नाम है मिनहाजुद्दीन सिराज। इसकी पुस्तक का नाम है तबकात ए नासिरी। तो जो इसमें नासिरी है ये है ना, वो नसरुद्दीन है, राइट। ये नसरुद्दीन के बारे में बताई गई जानकारी। क्लियर है आपको? ठीक। अब आप देखेंगे कि इसमें कहा है, नासरुद्दीन ने कहा, इसने कहा, क्या कहा कि एक सरल स्वभाव का था, एक सरल व्यक्ति था, ठीक है। और खाली समय में यह कुरान की नकल करता था। समझिए, कुरान की नकल करता था। अब बलबन ने अपनी पुत्री का निकाह जो है ये नासिर के साथ किया था। ठीक है। और नासिर ने बलबन को नायब ए मुमलकात का पद दिया। ये बहुत बड़ी बात, अब ध्यान रखिए। नायब मुमलकात, यह सुल्तान के बाद दूसरा महत्वपूर्ण पद था। ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि नासिरुद्दीन महमूद को अगर आप नहीं समझते हैं तो बलबन को लिंक करना मुश्किल हो जाएगा। तो बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था, लेकिन नासिरुद्दीन महमूद के साथ उसने अपनी पुत्री की शादी की और उसके बाद नायब मुमलकात के पद पर भी रहा। ये जो मैंने आपसे बताया कि शासन का सबसे महत्वपूर्ण पद माना जाता था। और मिनहाजुल सिराज ने ही किसके बारे में बताया है? नासिरुद्दीन महमूद के बारे में जानकारी प्रदान की है। अब देखिए हुआ क्या कि 1265 ईस्वी में नासिर की मृत्यु हो गई। ठीक है। तब यहीं पे इसकी मृत्यु के बाद, ठीक है, मृत्यु के बाद 1265 में बलबन ने क्या किया? बलबन ने दिल्ली सल्तनत पर स्वयं को सुल्तान घोषित किया। ठीक है, स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। अब हम लोग देखेंगे बलबन। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे बलबन के बारे में। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ से बलबन का उदय होता है। तो अब हम लोग देखते हैं बलबन के बारे में, राइट है ना। तो देखिए बलबन का अगर हम लोग स्वभाव देखें तो यह अपने आप को अफरा सियाब वंश का कहता था। कुछ शासक इसे इलबारी तुर्क भी मानते थे। ठीक है। ये दोनों जो वंश परंपरा है यह, ठीक है, ये कहा जाए अरबों में शासक वंश परंपरा से संबंधित था। ठीक है। तो ये भी हो चाहे ये भी हो,
क्लियर। तो बलवान अपने आप को यह अपने को शुद्ध रक्त का शासक मानता था। ठीक है, अब हम लोग इसके स्वभाव के बारे में जानें। अगर किसी के नेचर के बारे में आप जान लेते हैं तो बेहतर तरीके से आप उसका परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि क्या उसकी स्थिति होगी। जैसे देखिए, पहला, यह कठोर शासन व्यवस्था में विश्वास रखता है। ठीक है। दूसरा, यह महत्वाकांक्षी था। ठीक है। यह इस्लाम का कट्टर समर्थक और प्रचारक था। ठीक है। इसीलिए अगर हम कहें, ठीक, और यह अपने आप को क्या कहता था, है ना, शुद्ध रक्त का कहता था, और अपने आप को अल्लाह का, या हम कहें रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड कहा जाता है, ईश्वर का उत्तराधिकारी मानता था। ठीक है। अर्थात कहता है कि अल्लाह इस संसार का निर्माण करता है, तो सुल्तान उसकी सुरक्षा। ठीक है। तो इस आधार पे यह अपने आप को ईश्वर का उत्तराधिकारी मानता था। दोस्तों, अगर हम लोग देखें तो इसके शासन व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या था? सबसे पहली बार जब ये शासन सत्ता पर बैठा तो एक विशेष बात जो सामने आई वो ये थी कि इसने, है ना, ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान, इसने ही पहली बार शासन सत्ता के बारे में विस्तृत जानकारी दी। ठीक है, विस्तृत जानकारी दी, कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया इसने। और इसने ही, ठीक है, शासन सत्ता के बारे में, मैंने जैसे कहा कि शासन सत्ता के बारे में विस्तृत जानकारी दी, तो इसने क्या बनाया, शासन सत्ता के लिए एक विशेष रूल बनाया जिसे राजत्व का नियम कहा गया। इसे क्या कहा गया? राजत्व का नियम कहा गया। क्लियर? ठीक है, राजत्व का नियम कहा गया। और इसने अपने राजत्व के नियम में सबसे बड़ी बात क्या बताई कि अपने आप को स्वयं सुल्तान को ईश्वर की छाया, शैडो ऑफ गॉड, और दूसरा जो इसने दिया, रक्त और लौह की नीति। ध्यान रखिएगा। अब जैसे ये है ईश्वर रक्त की छाया, तो इससे क्या पता होता है? एक तो देखिए, फिरदौसी की शाहनामा है, फिरदौसी एक इतिहासकार है मध्यकालीन, इनकी एक पुस्तक है शाहनामा। ठीक है, इसमें एक वर्णन मिलता है कि शुद्ध इस्लाम, मतलब बलवन शुद्ध इस्लाम रक्त का शासक था। ठीक है, और वह अपने आप को ईश्वर की छाया मानता था। ठीक है, अब इसका मानना क्या था कि ईश्वर जो है, मतलब जो सुल्तान है, उसे निरंकुश होना चाहिए। उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए?
निरंकुश शासक की बात करता है, उदारवादी शासक की नहीं, ध्यान रखिएगा, निरंकुश शासक की बात करता है। वहीं आप देखिए कि जो ये रक्त और लौह की नीति है, ये क्या समझाती है, ये कहती है कठोर शासन व्यवस्था की नीति, अर्थात नो एनी लिबरलाइजेशन, कोई उदारवाद नहीं, है ना। अपराधी को दंड मिलना चाहिए नहीं, तुरंत मिले वाली बात ये करता था। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धियां रही राजत्व के नियम की। अब हम देखेंगे कि जैसे सैन्य व्यवस्था में अगर हम लोग देखें बलवन के बारे में, तो क्या सुधार किया इसने। देखिए बलवन ने उस समय के कि सभी जागीरों की जांच करवाई, राइट, जांच करवाई, क्लियर, मतलब जितनी जागीरें थे सबकी जांच करवाई। कौन सी जागीरें, जिन्हें सेवा के बदले दिया गया था, ठीक है, जिन्हें सेवा के बदले दिया गया था। दूसरा इसने क्या किया, बलवन ने वजीर के पद के महत्व को कम कर दिया, ठीक है, वजीर के पद के महत्व को कम कर दिया। और सबसे बड़ी बात आपको बोलिए, देखिए यहां पे नायब ए मुमलकात के पद को समाप्त कर दिया। इसे नायब भी कहा जाता है, नाइब भी कहा जाता है। नाइब के पद को किसने समाप्त किया, तो ध्यान रखिएगा, मतलब नाइब के पद को इसने समाप्त कर दिया। अब देखेंगे जो सैनिक, ध्यान रखिएगा, जो सैनिक योग्य नहीं थे उन्हें पेंशन देकर हटा दिया गया और योग्य सैनिकों को सेना में प्रवेश दिया गया, ठीक है, और योग्य सैनिकों को सेना में प्रवेश दिया गया। तो सेना में बहुत व्यापक सुधार किया गया पहली बार इसके शासन काल में। और दोस्तों अगर कहा जाए तो गुप्तचर प्रणाली की बेहतर व्यवस्था की गई। सैन्य व्यवस्था के लिए दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना भी की गई, जिससे डिफेंस एक अलग सिस्टम से बना था, ठीक है दोस्तों। और देखिए क्या हुआ, तुर्काने चहलगामी के पद का अंत किया गया, ठीक है, अंत कर दिया गया, ठीक। और जैसे आपसे कहा जाए कि मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षा हेतु सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज
की स्थापना की गई। क्लियर है ना? दीवान अर्ज की स्थापना की गई। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए अगर देखा जाए कि बलवन के नए प्रयोग क्या थे, बलवन के कुछ नए प्रयोगों की चर्चा हम लोग कर लेते हैं। देखिए मैंने आपसे कहा था कि बलवन जो है एक कठोर कानून को लागू करने वाला व्यक्ति था। तो इसने जो है क्या चलाया, एक नई पद्धति चलाई जिसे सिजदा कहा जाता है। सिजदा का मतलब होता है दरबार में झुक के सलाम करना। ठीक है, दूसरी पद्धति क्या थी, पापोश। पापोश पापोश क्या था, सुल्तान के कदमों को चूमना। थर्ड, नौरोज। जिसे हम लोग नया वर्ष मनाते हैं। ठीक है, वैसे आप देखिए ईरानी त्योहार शुरू किया इसने, ईरानी त्योहार शुरू किया और दीपावली जैसे त्योहारों को इसने बाइकाट किया। ठीक है दोस्तों, तो ये एक तरीके से हम लोग जो देख रहे हैं ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन बलवन के बारे में है। तो चलिए बलवन के बारे में जैसे मैंने आपको बता दिया, अब मैं कुछ रिटर्न पद्धति के माध्यम से आपसे बात कर लेता हूँ। देखिए बलवन का जो शासनकाल शुरू हुआ वो 1265 से लेकर के 86 तक रहा। यह इलबारी जाति का व्यक्ति था। इसने बलवनी वंश की स्थापना की और गयासुद्दीन बलवन गुलाम वंश का 9वां शासक था। ध्यान रखिएगा, 9वां शासक था। बलवन मुख्यतः सुल्तान इल्तुतमिश का तुर्की गुलाम था। बलवन को ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी नाम का एक व्यक्ति खरीद कर 1232-33 में दिल्ली लाया था। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, जमालुद्दीन बसरी नाम के एक व्यक्ति ने बलवन को खरीद करके कहाँ पे लाया था, दिल्ली लाया था। इल्तुतमिश ने ग्वालियर को जीतने के उपरांत बलवन को खरीद लिया था। किस विजय के बाद, है ना, बलवन को इल्तुतमिश ने खरीदा था। तो ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने बलवन को खरीदा था। अपनी योग्यता के कारण ही बलवन इल्तुतमिश के समय में, रजिया सुल्तान के समय में, अमीर शिकार, है ना, मुइजुद्दीन बहराम शाह के समय में अमीर आखूर और अलाउद्दीन मसूद के समय में अमीर हाजिब तथा सुल्तान नसरुद्दीन महमूद के समय में अमीर हाजिब व नाइब के पद पर तैनात था। मतलब आप देख रहे हैं कि यह गुलाम जो है वह अपनी काबिलियत से किस तरीके से क्या कहते हैं, दिल्ली सल्तनत के प्रथम गुलाम वंश में अपने महत्वपूर्ण प्रवेश को दिखाता है। बलवन की पुत्री सुल्तान मुइजुद्दीन बहराम शाह को ब्याही गई। उसने अपना मंत्री तथा सहायक नियुक्त किया। नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद अमीर सरदारों के सहयोग से गयासुद्दीन बलवन स्वयं दिल्ली का सिंहासन पर बैठ जाता है। मैंने आपसे बताया था, ये सारी बातें मैंने आपसे डिस्कस कर ली है कि बलवन जो है वो जाति श्रेष्ठता पर विश्वास रखता है, जाति श्रेष्ठता पर विश्वास रखता है। इसीलिए उसने अपना संबंध फिरदौसी के शाहनामा में उल्लिखित तुरानी शासक के वंश अफरासियाब से जोड़ा। अपने पौत्रों का नामकरण मध्य एशिया के ख्याति प्राप्त खुसरो कैकवाद इत्यादि के नाम पर किया तथा उसने प्रशासन में सिर्फ कुलीन व्यक्तियों को ही नियुक्त किया। तो कहा जाता है यह एक निरंकुश शासक था। जैसे मैंने आपसे पहले चर्चा कर दी है, यह एक निरंकुश शासक था और यह जाति, मैंने आपसे कहा ना कि जाति वंश की श्रेष्ठता पर विश्वास करता था। जैसे इसने बार बार कहा, फिरदौसी की शाहनामा में इसने कहा कि यह इलबारी तुर्क है ना, इलबारी तुर्क है, अफरासियाब, है ना, अफरासियाब वंश का है। तो आप देख रहे हैं कि ये क्या दिखा रहा है कि मैं कोई गुलाम नहीं हूँ, ठीक है ना, मैं सामान्य व्यक्ति नहीं हूँ,
मेरे वंश परंपरा में शासकों के रक्त रहे हैं, इसलिए मैं एक बेहतर शासक कर सकता हूँ। उसका कहना था कि जब मैं किसी तुच्छ परिवार के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे शरीर की प्रत्येक नाड़ी उत्तेजित हो जाती है। मतलब आप समझ रहे हैं, एक डायलॉग अमरीश पुरी का भी था, मैं किसी गरीब को देखता हूँ, ठीक है, तो मुझे तकलीफ होने लगती है। तो एक मान के चलिए कि एक मानसिकता थी इसकी, जाति वंश की श्रेष्ठता पे विश्वास करता था ये। इसके समय में कुछ प्रमुख विद्रोह हुए जिन पे हम लोग चर्चा करते हैं। बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 जो तुर्क सरदार थे उनको समाप्त कर दिया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तुर्कान ए चहलगामी ये पद को समाप्त कर दिया। तुर्क अमीरों को शक्तिशाली होने से रोका। अपने शासन काल में हुए एकमात्र बंगाल का तुर्क विद्रोह, जहां के शासक तुगरिल खां बेग ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया था, इसकी सूचना पाकर के बलबन ने अवध सूबेदार अमीन खां को भेजा, परंतु वह असफल होकर लौटा आता। क्रोधित होकर बलबन ने उसकी हत्या करवा दी और उसका सिर अयोध्या के फाटक पर लटकवा दिया था। स्वयं इस विद्रोह का बखूबी दमन किया था इसने। तो आप समझ सकते हैं इसकी निरंकुशता कितनी ज्यादा प्रसिद्ध थी। इसने अपना जो राज्याभिषेक कराया था वो भी लाल महल में कराया था, दिल्ली के लाल महल में। आप समझिए इसका अर्थ क्या निकलता था, अर्थात रक्त का महल, है ना, रक्त का महल, अर्थात इसका जो सिद्धांत था रक्त और लौह की नीति, अर्थात कहा जाता है कि हमें अपनी विजय प्राप्त करने के लिए हमेशा निरंकुश स्वभाव को बनाए रखना होगा। इसीलिए इसने अपना क्या बताया था, इसका स्वभाव निरंकुश शासन सत्ता का था। बंगाल की तत्कालीन राजधानी लखनौती को उस समय विद्रोह का नगर कहा जाने लगा था। तुगरिल बेग को पकड़ने तथा उसकी हत्या करने का श्रेय मलिक मुकद्दीर को दिया गया, चूंकि इसके पहले तुगरिल को पकड़ने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। इसलिए मुकद्दीर की सफलता से प्रसन्न होकर के बलबन ने उसे तुगरिल की हत्या करने वाला की उपाधि दी। अपने पुत्र बुखरा खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर दिया। तो एक पहला विद्रोह जो समाप्त किया था क्या, बंगाल का विद्रोह। इसके अतिरिक्त बलबन ने मेवातियों एवं कटेहर में कुछ विद्रोह हुए थे उनको समाप्त किया तथा दोआब एवं पंजाब के क्षेत्र में शांति स्थापित की। इस प्रकार अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि जिल्ले इलाही धारण किया था। तो इसकी उपाधि क्या थी, जिल्ले इल्लाह का मतलब होता है सुल्तान की छाया, अर्थात धरती का सुल्तान। तो दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आपका है वो हम लोग डिस्कस करेंगे बलबन की नीति और सिद्धांत पे। तो आपका जो सेकंड पार्ट आएगा वो बलबन की नीति पे आएगा, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में हम लोग फिर से नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डे कल। तो थैंक यू वेरी मच, फिर हम लोग मिलते हैं जल्दी ही। ओके, थैंक यू। Tapi aku